हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आप अगर एस बी आई पी ओ की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एस बी आई पी ओ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन का, जिसका नाम है सिचुएशन एनालिसिस। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई और नहीं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है और कैसे होता है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो, बट शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एसबीआई और पीओ की क्लर्क की टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह से सिर्फ एसबीआई पीओ की भी अलग से एक टेस्ट सीरीज है, और हमारा लाइव क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, जिसमें आपको रिविजन क्लासेस प्लस फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाई क्यू, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारे आपको इस कोर्स में मिलते हैं। तो इफ़ यू वांट टू join us in this in any of these series, the link is given in the description of the video. You can go check out the offerings and get benefited from them. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आप सबको पता चल ही गया होगा कि पैटर्न चेंज हो चुका है अब की बार इंग्लिश का, स्पेशली इंग्लिश में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब की बार 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वेटेज भी 40 मार्क्स होने वाली है। जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आपको 35 और 35 क्वेश्चंस मिलते थे, उनमें आपको अब की बार 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये है हमारा प्रीलिम्स का चेंज। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने मेंस के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के चेंज के बारे में। गाइस फेज 2 में जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें भी आपका वेटेज में काफ़ी चेंज आया है अब की बार। वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की। नाउ डिस्क्रिप्टिव पेपर में अभी तक आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग देते रहे थे, लेकिन अब की बार उन्होंने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं गाइस। आप अगर देख रहे हो तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। इनमें से वो कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको अब की बार देने वाले हैं टू मेक द एग्जाम मोर चैलेंजिंग। तो आपको इन चारों को तैयार करके जाना है, और आज इसी टॉपिक पे हम, इन्हीं में से एक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है गाइस, सबसे पहले समझते हैं गाइस। तो सिचुएशन एनालिसिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, के किसी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई इट्स करंट पोजीशन, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट। ये किस लिए यूज किया जाता है सिचुएशन एनालिसिस के? किसी कंपनी में आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप, किसी बैंक में काम करो, तो इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे जो बैंक की करंट पोजीशन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं ग्रोथ के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं सिचुएशन एनालिसिस। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू असेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स एंड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये तो थी गाइज हमारी जनरल सिचुएशन एनालिसिस। क्या होती है कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। लेकिन पर्पस क्या है, होता है सिचुएशन एनालिसिस का गाइज? द पर्पस इज टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करंट स्टेट, कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्टेट क्या है। टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ हम ग्रोथ कर सकते हैं, कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टू रिकग्नाइज थ्रेट्स एंड मिटिगेट रिस्क, कि थ्रेट और रिस्क को मिटिगेट करना, कम करना। टू इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, क्या कर सकते हैं। एंड टू अलाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विद मार्केट एंड एनवायरमेंटल रियलिटीज़। ये होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सिचुएशन एनालिसिस करते हो रियल लाइफ में। बट अगर एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें गाइस, व्हेन सिचुएशन एनालिसिस इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स असेसिंग अ गिवन सिनेरियो और केस। आपको एग्जाम में क्या होगा, एक केस या एक सिनेरियो दिया होगा टू आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, एनालाइज फैक्टर्स affecting the situation and propose solutions or strategies that are needed to deal with that situation. तो आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि कोई रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर, या वैसे भी कोई कोई आपको केस दे दिया कि कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही है या सेल्स कम हो रही है, तो उसका सिचुएशन को एनालाइज करके बताओ इसमें क्या बनना चाहिए। तो बच्चा सोचता होगा, या आप भी एज एन एस्पिरेंट सोचते होंगे, सर इस सिचुएशन एनालिसिस में लिखना क्या है,
हमें ये तो नहीं पता ना कि लिखें क्या, समझ तो लेंगे हम। तो अब वो बताएंगे, मैं बताऊंगा मैं अभी आगे आपको कि आपको कैसे लिखनी होती है सिचुएशन एनालिसिस। इट टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज डेटा, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन द कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू इन द सिनेरियो या इन द केस स्टडी जो आपको दी होती है। ठीक है, अब इसमें ना गाइज याद रखना, आपको सिचुएशन एनालिसिस में 5 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखना, देर आर 5 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो इन सिचुएशन एनालिसिस। जब आपने सिचुएशन पढ़ ली, उसका आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, केयरफुली रीड एंड आइडेंटिफाई की डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, स्टेक होल्डर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट, कि क्या प्रॉब्लम है, स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट है उसका, और कॉन्टेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम का। आइडेंटिफाई द की इश्यूज, हाईलाइट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, तो की इश्यूज को आपको मेंशन करना है। एनालाइज द फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले, यूज द फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है, या पेस्टल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या इन्वायरमेंटल टू एनालाइज द सिचुएशन। तो इन स्टेप्स को यूज़ करो अपने सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। देन आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, नंबर 4 इज टू प्रपोज सॉल्यूशंस, सजेस्ट एक्शनेबल एंड वायबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टेलर टू द सिनेरियो, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशंस विद लॉजिकल रीजनिंग, कि जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हो उसके लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए साथ में उसके। और 5th जो स्टेप है इसका वो है कंक्लूजन देना। समराइज द सिचुएशन एंड री इन्फोर्स योर रिकमेंडेशंस कंसाइजली, कि पूरी सिचुएशन को समराइज करो कि पूरी सिचुएशन में आपने क्या समझा है और क्या आउटकम निकल रहा है उसका, और फिर अपनी रिकमेंडेशंस को री इन्फोर्स करो कि जो आप रिकमेंड कर रहे हो उनका क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना गाइज, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से सीखेंगे गाइज, और इसको आगे और सेशंस लाएंगे जिसमें और डिटेल में करेंगे, बट आज मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन एनालिसिस कैसे होता है और कैसे इसको हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। मान लो आपको एक सिचुएशन दी है, अ स्कूल इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया, एक फ्लड अफेक्टेड एरिया है जिसमें क्या है, एक स्कूल है। तो एक स्कूल इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स टीचिंग मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ज़्यादातर टीचिंग मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है बाढ़ के कारण एक स्कूल में। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ इफेक्टिवली, के बच्चे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एनालाइज द सिचुएशन एंड प्रपोज द प्लान टू एड्रेस द इशू, तो उसने क्या बोला, इस सिचुएशन को एनालाइज करो और एक प्लान बनाओ टू एड्रेस दिस इशू, कि क्या होना चाहिए। अब गाइस आपको सिचुएशन को ना, जब आप शुरू से एनालाइज कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन को समझो क्या है कि फ्लड ने एरिया में, इट हैज़ रीक्ड हैवक इन द एरिया। ठीक है, जिससे स्कूल की क्या प्रॉब्लम हुई है, स्कूल में टीचिंग मटेरियल इम्पैक्ट, मतलब लॉस्ट हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स आपने यहाँ से एड्रेस कर ली। फिर सेकंड चीज़ थी की इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, एक्सेस टू द स्कूल, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेशनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन थर्ड प्रॉब्लम इज द द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, राइट। फिर सॉल्यूशन क्या बनते हैं इसके, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, या फिर मे बी देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है, इस देखते हैं। तो दिस इज अ सैम्पल सॉल्यूशन फॉर योर सिचुएशन। पहले अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है, सिचुएशन में क्या है, द स्कूल इज इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया, और इश्यूज क्या हैं, लॉस ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन इशू, स्कूल्स एजुकेशन इज डिसरप्टेड, दैट इज अनदर सिचुएशन। देन व्हाट आर द की इश्यूज, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, बुक्स और नोटबुक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है बोल सकते हो, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, डेस्क और फैसिलिटीज़ जो है वो डैमेज हुई हैं, पोटेंशियल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स ड्यू टू डिजास्टर, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट रहा है उसका साइकोलॉजिकल, वो भी एक इशू है जो डिस्कस करना चाहिए। एनालिसिस क्या बनता है हमारा, स्ट्रेंथ क्या है गाइस, एग्जिस्टिंग टीचिंग स्टाफ इन कम्युनिटी सपोर्ट, ये हमारी स्ट्रेंथ है कि अभी भी टीचिंग स्टाफ है हमारे पास और कम्युनिटी का सपोर्ट भी है। वीकनेस क्या है, रिसोर्स लिमिटेशन है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सपोर्ट फ्रॉम एनजीओज और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हम ले सकते हैं, यस। थ्रेट क्या है, कंटिन्यूड नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स स्कैर्सिटी, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चारों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आप सिंपल मेंशन कर सकते हो। द एनालिसिस इज दैट एग्जिस्टिंग टीचिंग स्टाफ इज सपोर्टिव एंड देयर इज continuous support from the community as well. Weakness क्या है, there are some challenges like resource limitation and logistical challenges that prevail in the
in the school premises. Opportunities क्या है? We can take help from NGOs or government schemes to fight this issue. और threat क्या है? कि देयर कैन बी नेचुरल डिजास्टर्स एंड रिसोर्स स्कैसिटी, तो उसके लिए और आगे प्लान करना चाहिए, ये भी एक उसका स्टेप बनता है। अब प्रपोज्ड प्लान क्या है गाइस? शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है देखना। अब उसने दो चीज़ें बोली हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स: कोलैबोरेट विद एनजीओज एंड लोकल अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड टेम्परेरी क्लासरूम्स, जैसे टेंट वगैरह हो गया या ओपन में कहीं पे आप क्लासरूम कंडक्ट करा सकते हो इन द मीन टाइम। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल स्टडी मटेरियल्स एंड सप्लाईज विद द हेल्प ऑफ एनजीओज एंड कम्युनिटी, के आप एसेंशियल स्टडी मटेरियल और सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है? अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स टू रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, के गवर्नमेंट की ग्रांट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड क्रिएट ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू इंश्योर कंटिन्यूटी ड्यूरिंग फ्यूचर इमरजेंसीज, के आगे कोई सॉरी आगे कोई और प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाना पड़ेगा, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आप पहले ही रेडी हो। और कंक्लूजन क्या बनता है? द सिचुएशन रिक्वायर्स इमीडिएट एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स टू रिस्टोर एजुकेशन इन द अफेक्टेड एरिया। अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स विल इंश्योर सक्सेस। तो ये होता है गाइस 5 स्टेप्स में आपका सिचुएशन एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, की इश्यूज, ये लिख लेना गाइस, नोट डाउन कर लेना। ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको सिचुएशन एनालिसिस में मेंशन करनी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, then what are the key issues, then what is your analysis, what is the proposed plan, and then in the last you have to give the conclusion, what do you understand from this situation and what is the analysis of the situation। इसको बोलते हैं गाइज आपके एग्जाम का सिचुएशन एनालिसिस। तो आई होप इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा और आपको 5 स्टेप समझ आ गए होंगे कि सिचुएशन एनालिसिस में क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है। आप कहीं सर सोच रहे होगे सर इसमें वर्ड लिमिट कितनी आ सकती है, तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड्स इसमें वो आपको बोल सकता है लिखने को। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा लिखने के लिए टाइम भी नहीं होता एग्जाम में, राइट। तो 100 या 120 वर्ड्स से, मतलब 100 to 120 वर्ड्स के बीच में वो आपको कह सकता है कि इतने वर्ड्स के बीच में आपको सिचुएशन एनालिसिस लिखना होगा। तो यू कैन प्रैक्टिस द सेम। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई राइटिंग अराउंड 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। तो ये बड़े ही लॉजिकल होती है सिचुएशन एनालिसिस। इसमें कुछ आपको बहुत फैंसी नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट लिखना होता है, लेकिन लॉजिकल बात करनी होती है जो आप रियलिस्टिक सिनेरियो में करना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा कि ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, इनसे आपको बेनिफिट मिलता है अगर, तो डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं तो। चलिए गाइस, तो ऐसे ही आगे हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे। बट जाने से पहले मैं फिर से आपको अपनी SBI PO और क्लर्क की टेस्ट सीरीज़ और अकेले SBI PO की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको 15,000 एंड 10,000 से ज़्यादा रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। और मेंस में तो इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे गाइस आपके SBI PO में। और अगर आपको रिवीजन क्लासेस चाहिए तो गाइस हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलती हैं जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फुल लेंथ टेस्ट है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो यू कैन जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड from these courses and test series. So the link is given in the description of the video. Go check out that link and get benefited from it. चलिए guys, आज के लिए इतना ही। I'll see you again very soon with more such videos. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. आपका कोई डाउट रह जाए guys, तो you can always call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, and happy learning to all of you. Bye bye, take care, have a good day ahead.